तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में हर दिन लड़कियों का बुरी तरह से रेप कर और मर्डर कर दिया जाता है। आज की भी स्टोरी कुछ ऐसी ही है। सबसे पहले डिस्क्लेमर, इस वीडियो का मकसद सिर्फ लोगों को इन्फॉर्म और अलर्ट करना है। इसमें जितनी भी चीजें हैं ये सब रियल इवेंट्स पर बेस्ड हैं। इसमें कुछ विजुअल्स ऐसे हैं जो तुम्हें ब्लर मिलेंगे, तो तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना डरे पूरा वीडियो देखो। तुम फॉरेस्ट पार्क का मतलब तो जानते ही होगे, वही जो सिटी के पास जंगल होते हैं। तो बेसिकली सुबह के समय एक मॉर्निंग वॉकर उस एरिया से गुजर रहा था, तभी वो कुछ अजीब सा देखता है। कुछ पत्थरों का ढेर अजीब तरीके से पड़ा था। तुम सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर जगह होता है, लेकिन इसमें कुछ खास था। उस पत्थर के ढेर में से एक हाथ बाहर निकला हुआ था। ये सीन देखकर वो व्यक्ति डर से कांपने लगता है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है। जब कोप्स पत्थर के ढेर को हटाते हैं तो एक लड़की उसमें दबी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह मारकर इन पत्थरों के नीचे दबा दिया हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जब फोरेंसिक लैब से उस लड़की के बारे में पता किया जाता है तो कुछ बहुत ही भयानक खुलासे होते हैं। रिपोर्ट में यह था कि सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब उस लड़की के साथ बुरी तरह से हुआ था और साथ ही उसे बहुत बेरहमी से मारा भी गया था। उसके सिर में इतनी गहरी चोट थी कि उसका ब्रेन परमानेंटली डैमेज्ड हो चुका था। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। उसकी कई हड्डियां टूट चुकी थीं। ये सब सुनकर पूरा सिटी कांप चुका था। मैं बात कर रहा हूँ एलिन थेरेसा क्रांट्स की, एक 27 साल की स्वीडिश लड़की। वैसे तो स्वीडन को दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक कहा जाता है, और ये है भी। लेकिन ये स्टोरी उस समय की है जब स्वीडन इस लिस्ट में 15वें नंबर पर था, यानी 2010 की। एलिन एक आउटगोइंग और काफी फ्रेंडली टाइप की लड़की थी। उसे नाइट क्लब्स और पार्टीज बहुत पसंद थीं, और वो उस समय काफी सोशली एक्टिव भी थी। उसे नए लोगों से मिलना पसंद था। एलिन गोटेबॉर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। इसके साथ ही वो सपोर्ट कैंपेन्स में भी शामिल थी, यानी एक तरह से सोशल सर्विस भी करती थी। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम इलाइन को समझ सको, उसके नेचर को समझ सको, क्योंकि इस केस से जुड़े कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जो मैं यहाँ तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वो क्लिप्स कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे सोचने के नजरिए को बदल देंगे। अब ज्यादा सोचो मत। बेसिकली वो एक क्लिप है बीच साइड का नाइट व्यू। एलिन और एक ब्लैक पर्सन वहाँ रील बना रहे हैं, वो भी 2010 के समय का। तो 2010 के समय का वो क्लिप कैसा होगा तुम समझ सकते हो। अब वीडियो के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये सुनो। एलिन का नेचर काफी ओपन माइंडेड था। लोगों से मिलना, खूब सारी पार्टीज करना, ये सब उसकी हॉबी थी। ऐसे ही एक रात 26 सितंबर 2010 शनिवार रात वो गोटेबॉर्ग के एक नाइट क्लब वलंड से पार्टी करके आ रही थी। ये क्लब स्वीडन के पॉपुलर नाइट क्लब्स में से एक था जो ज्यादातर यंग क्राउड और स्टूडेंट्स के लिए फेमस था। सुबह तकरीबन 4 बजे एलिन अपने घर जा रही थी जो हिसिंगन डिस्ट्रिक्ट में था। उसे आखिरी बार ट्रैम नंबर 5 में देखा गया था। जिन लोगों को ट्रैम क्या होती है नहीं पता तो उन्हें मैं बता दूं, ट्रैम बेसिकली बस और ट्रेन का मिक्स होता है जो ज्यादातर यूरोप में यूज होता है। ये एक टाइप ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। उस दिन यानी 27 सितंबर की रात जब एलिन ट्रैम नंबर 5 में बैठी थी तो ये सब ट्रैम के सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसका फुटेज तुम स्क्रीन पर देख रहे होगे। साथ ही तुम देख रहे होगे कि एक लड़का बार बार एलिन को घूरे जा रहा है। एलिन उस ट्रैम में अकेली थी। वो लड़का उससे कांटेक्ट करने की ट्राई करता है, लेकिन एलिन उसे इग्नोर कर देती है। फाइनली जब एलिन का स्टॉप आता है तो वो ट्रैम से उतर जाती है, लेकिन उसके पीछे पीछे वो लड़का भी ट्रैम से उतरता है। और उसके बाद जो हुआ वो तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। जब पुलिस को ट्रैम की फुटेज मिलती है तो उसे देखकर सारा शक उसी पर्सन पर जाता है। पुलिस जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करती है और उस लड़के को फाइनली पकड़ भी लेती है। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी था। ट्रैम में बैठे 23 साल के उस आदमी का नाम था एफ्रेम तदिले योहानेस, जो कि एक इथियोपियन इमिग्रेंट था। उसने पहले भी कई छोटे मोटे क्राइम्स किए थे। यूएसए में उसे थेफ्ट के लिए 13 महीने की जेल भी हुई थी। स्वीडन में आकर भी उसने कई छोटे अपराध किए थे। बेसिकली वो एक अपराधी था। ये सब जानते ही पुलिस का शक पुख्ता हो जाता है कि ये क्राइम इसी ने किया है। लेकिन एफ्रेम का कहना कुछ और था। वो कहता है कि उस दिन वो ट्रैम में अपने घर लौट रहा था और जहाँ एलिन का स्टॉप था वहीं उसका भी था। यहाँ तक कि एफ्रेम ने यह भी बताया कि उसने एलिन की चीखें भी सुनी थी। स्क्रीम सुनते ही वो उसे बचाने के लिए उसकी वॉइस का पीछा करता है। तभी उसने देखा कि 2 लोग एलिन के साथ कर रहे थे। एफ्रेम बुरी तरह डर गया और अपनी जान बचाने के लिए एलिन को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस को अब भी एफ्रेम की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। कई बार पूछने पर भी उसका सेम स्टेटमेंट था। तभी फोरेंसिक लैब से आए रिपोर्ट्स में एक आइडिया मिलता है डीएनए टेस्ट का। इसका मतलब अगर एफ्रेम सच बोल रहा होगा तो उसका डीएनए इलाइन के डीएनए से मैच नहीं करेगा। लगभग 3 दिन बाद फाइनली रिपोर्ट आती है जिसमें इलाइन का डीएनए एफ्रेम से मैच हो
जाता है और इफ्रेम डर के मारे गुनाह कबूल कर लेता है। यानी ये क्राइम इफ्रेम ने ही किया था। अब इफ्रेम के साथ क्या हुआ? मार्च 2011 में कोर्ट उसे 16 साल की सजा सुनाता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है। अभी भी वो स्वीडन की जेल में है और 2027 का इंतजार कर रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है? ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? वैसे स्वीडन ने इसके बाद काफी सख्ती से काम किया और अब वो वर्ल्ड की नंबर 3 सुरक्षित देश है। रियल लाइफ आयरन मैन तो यही है। तुम अपनी राय दो कमेंट्स में, और अगर तुम इस केस से रिलेटेड और भी चीजें चाहते हो तो विकिपीडिया और बाकी सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये थी आज की वैलेंटाइन स्पेशल वीडियो। वैसे इसमें वैलेंटाइन से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी अगर तुमने पूरा वीडियो देखा तो थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।